जय हिंद बच्चों। तो पिछला जो चैप्टर था ड्यूअल नेचर वो हम खत्म करने के बाद एटम्स का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने बताया था कुछ एक ब्रीफ हिस्ट्री एटम्स की, दैट व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर एंड हाउ वी मूव टू द एटम। एटम क्या होता है। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताने के बाद हमने थोड़ा सा डिटेल में जाके उसको कंक्लूड किया नहीं था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। नाउ उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला था, मींस हाउ फार ए अल्फा पार्टिकल दैट इज यूज्ड बाय रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल कैन रीच टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितनी पास तक पहुंच सकता है जब जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल ना हो जाए। यहां पे जो क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी के, तो जब टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उस डिस्टेंस पे जो वैल्यू आर की होगी, वो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था आखिरी वीडियो में, ठीक है। अब यहां से ये आर नोट था, देखो ये था 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e। दिस इज द अल्फा पार्टिकल चार्ज एंड जेड ई, जेड क्या है अपना, जेड क्या है अटोमिक नंबर इनटू ई इज द टोटल चार्ज ऑन द एटम, ठीक है। तो यहां से हमने आर नोट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक। अब यहां तक तो अब कर लिया था, लेकिन लेट अस कंक्लूड द होल समरी ऑफ द रदरफोर्ड। सो वी विल कंक्लूड हेयर कि रदरफोर्ड ने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में किया था जो वो इतने फेमस हो गए। कुछ तो किया ही होगा, हम नहीं हो पा रहे नहीं तो फेमस। सो लिखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। थोड़ा सा अब इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसको एक नाम और से भी जानते हैं, रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बैक स्कैटरिंग क्योंकि ये स्कैटर्ड बैक हो गए हैं इसलिए, नॉट मच यूज। चलो दो, इसमें हम कंक्लूड करेंगे दी एंटायर। अगर आपको कुछ समझना है, अगर आपको लगे कि मेरी वॉइस स्लो है देन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैं बहुत मतलब बेसिक जिनको नहीं आता उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। सो इफ यू नो देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड। तो द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो वोकल सुन लें, उससे भी आप लिखने में आसानी रहेगी, ऑफ एटम is concentrated in the nucleus। सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, with electrons some distance away। और ये पहली स्टेटमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे पहले प्लम पुडिंग जो मॉडल था उसमें कहा गया था कि एक जैसे तरबूज होता है वाटरमेलन, उसकी तरह जो अपना टोटल है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और उसके अंदर बीच बीच में जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेडेड है रैंडमली, बट दैट्स नॉट द केस here। Rutherford clearly mentioned that the entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus with electrons some distance away from that nucleus, okay। Now second thing which is important and which it is the conclusion from Rutherford nucleus model, okay। यहां पे लिखेंगे the electrons would be moving in orbits about the nucleus just as planets around sun।
जैसे प्लैनेट्स, अब देखो जिसको अगर ये लग रहा हो कि सर ये आप डायरेक्टली कैसे लिखो, तो हम एनसीईआरटी भी करेंगे, इसके बाद एक बार पहले थ्योरी कर लेते हैं, ये पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है तो उसको कंक्लूड करें हम। दीज आर द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग इन द ऑर्बिट्स, बीच में न्यूक्लियस, और अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे बीच में सन और अराउंड अपने अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। बोथ आर सिमिलर बिकॉज दे बोथ obeys or have the elliptical shape, elliptically रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हम एक लिमिटिंग केस पढ़ेंगे उसका, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्योंकि वो आसान है समझना, उसमें कोई एसेंट्रिसिटी और कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए हम सर्कल का मानते हैं कि प्लैनेट्स भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एटम्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। देयर इज सिमेट्री इन द नेचर। ओके, चलो ये हो गया सेकेंड कंक्लूजन। थर्ड, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑल्सो गिव्स द रेडियस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट suggest the size of nucleus to be about 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 14 meter. So this is the radius. Okay, and the size of atom, जो कि पहले ही पता चल गया था, size of atom is about 10 to the power minus 10 meter और 1 angstrom. ओके, अब देखो इसको कंपेयर करो, मीन्स न्यूक्लियस इतना छोटा है और इसके अराउंड 10 to the power 6 टाइम्स एटम बड़ा है, और नियरली 5 to 4 टाइम्स 10 to the power 5 टाइम्स जो एटम है वो बड़ा है न्यूक्लियस से। व्हाट माय पॉइंट, इसलिए न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, एटम में बहुत कम स्पेस में है, इसलिए जो अपने अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटर हुए हैं बहुत जरा से, जो बहुत कम पार्टिकल थे वही 180 डिग्री पे मूव बैक हुए हैं। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। 10, इन सब से क्या कंक्लूड कर सकते? 10, मोस्ट ऑफ द एटम इज हैविंग एम्प्टी स्पेस। जो एटम का स्पेस है वो खाली रहता है ज्यादातर, एज इलेक्ट्रॉन्स आर टू स्मॉल अकॉर्डिंग टू मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास -31 और प्रोटॉन्स -27, न्यूक्लियस -27 kg। देयर इज नो मेजर इफेक्ट of electrons on path of alpha particles। अब ये क्यों कहा? हमें क्या करना है अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते अल्फा पार्टिकल्स को, बट दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस। ओके, तो हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया? ये मैंने शायद आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो व्हाई रदरफोर्ड यूजेस गोल्ड फॉइल? गोल्ड फॉइल क्यों यूज करी है बताओ? एल्यूमिनियम फॉइल भी तो यूज कर सकता था। इट इज यूज टू अवॉइड मल्टी scattering for multi-layered foil। मीन्स गोल्ड फॉइल को हम बहुत 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 पतला बना सकते हैं, इतना पतला कि बस एक ही एटम्स की लेयर हो। ओके, बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम वी कांट मेक दैट मच थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके, तो इसलिए हम गोल्ड फॉइल का यूज किया था। चलो अगर ये समझ आ गया तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैव
charge which is given by, or charge equivalent to nucleus of helium atom. अब चार्ज, इसमें समझने वाली बात है, इसमें क्या कहा है, चार्ज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. सो न्यूक्लियस क्यों कहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपका पॉजिटिव चार्ज होता है. सो देयर आर 2 प्रोटॉन्स. ओके, 2 प्रोटॉन्स. सो अल्फा पार्टिकल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज helium-2+, मीन्स इट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. गुड पॉइंट. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो वी हैव द चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स, हेंस helium-2 पॉजिटिव इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. समझ आ गया. देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स and nucleus? Let the nucleus be of the atom having Z as atomic number. Atomic number Z है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्रोटॉन, Z प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना होता है, सो ZE. नाउ F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 charge on what alpha particle 2 electron and charge on our nucleus is ZE divided by दोनों के बीच में डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस होगी, ये जो फोर्स बताया है मैंने क्लोजेस्ट अप्रोच बताया. अगर डिस्टेंस हम कोई भी रैंडम डिस्टेंस लेते हैं तो वो चार्ज हो जाएगा ये. व्हाट माय पॉइंट. नाउ दिस इज द फोर्स. अब हम फोर्स से कैसे, मतलब फोर्स निकाल लिया है हमने, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, और एक इम्पैक्ट फैक्टर नाम की टर्म होती है, वो क्या होता है. सो लेट अस कंसीडर द इम्पैक्ट फैक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट फैक्टर और इम्पैक्ट पैरामीटर? क्योंकि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज इम्पैक्ट फैक्टर जो है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, वो आपका इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. समझे कैसे? पहले तो हम इम्पैक्ट फैक्टर को या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करते हैं. सो इम्पैक्ट parameter is the perpendicular distance of initial velocity vector. ये इंपॉर्टेंट चीज है. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का ही हम डिस्टेंस देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम impact parameter is the of alpha particles from center of nucleus. अब देखो, ये अगर आपका न्यूक्लियस है, यहां पे अल्फा पार्टिकल्स आए तो स्कैटर हुए, यहां से आएंगे तो वो कम स्कैटर होंगे, लेकिन जो यहां पे आए वो रिवर्स हो जाएंगे. तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से देखेंगे जो डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी ये, स्कैटर होने के बाद ये, इनिशियल वेलोसिटी इज लेफ्ट वन, स्कैटर होने के बाद राइट वन. सो द सेंटर विल बी हेयर. व्हाट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर दिस अल्फा पार्टिकल. नाउ दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर दिस सेकेंड अल्फा पार्टिकल. दिस इज फॉर फर्स्ट. ओके, सो अगर इम्पैक्ट फैक्टर और हम गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है और कहीं इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, सो फोर्स ऑफ रिपल्सन और स्कैटरिंग मस्ट बी लेस. समझा? तो फोर्स कम होगा क्योंकि
अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से जाएंगे, दूर से जाएंगे, वो अनस्कैटर्ड जाएंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही दूर से ज़्यादा है। इम्पैक्ट फैक्टर मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम स्कैटरिंग होगी, डिस्टेंस जितना कम उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक गिवन, एक बीम के अंदर, बीम का मतलब है बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स की एक स्ट्रिप समझ लीजिए, जहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। सो एक गिवन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैज ए distribution of impact parameter। ओके, मींस बहुत सारा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कंप्लीट, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, ज्यादा भी होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट? इट इज seen that alpha particles close to the nucleus, क्लोज टू द न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ये क्लोज है, ये दूर है। सो इम्पैक्ट फैक्टर इज लेस, मींस लेस इम्पैक्ट फैक्टर सफर्स लार्ज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग लार्ज हो जाएगी जब इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा। और इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है इम्पैक्ट फैक्टर 0 है। हेड ऑन कोलिजन समझे? मींस नाइन्थ में पढ़ा होगा और 11th में पढ़ा है। ये जो डिस्टेंस है यहां से सेंटर टू सेंटर, ये अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होगा? ये हेड ऑन कोलिजन है, तो इसमें इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 0। सो in case of head on collision, the impact parameter is minimum। समझे? मिनिमम होगा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होगा, एंड अल्फा पार्टिकल्स rebound back means phase shift by pi रेडियन। हेड ऑन कोलिजन होगा तो अल्फा पार्टिकल्स यूं आएंगे और यूं की यूं रिवर्ट हो जाएंगे। मींस देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, देयर इज अ फेज शिफ्ट इन द मोमेंटम ऑफ पाई रेडियन। काइनेटिक एनर्जी का फेज शिफ्ट पाई रेडियन। ओके, ये समझ आ गया है। तो इसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको। इम्पैक्ट पैरामीटर क्यों बताया? क्योंकि ये एक हमने क्वांटिटी दी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद, ताकि हम ये बता सकें कि इम्पैक्ट फैक्टर को ही, इम्पैक्ट पैरामीटर को ही लेके हम कंक्लूड कर दें कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम रखेंगे तो देयर इज लार्ज स्कैटरिंग। बहुत सारी चीजों को लेने के बजाय एक पैरामीटर को ले सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी होती है। सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे तो सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस। यहां इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्बिट है जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं r। और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो टेंजेंशियली एक वेलोसिटी होगी v। v इज दी, लेट अस कंसिडर द सर्कुलर orbits of electrons revolving around the nucleus. Now
द टेंजेंशियल वेलोसिटी of electrons is given by v. अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? इफ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर मोशन देन देयर इज ए सेंट्रिपिटल फोर्स. सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स होता था जिसकी वैल्यू क्या होती थी? mv²/r. सो ड्यू टू सर्कुलर मोशन there is a centripetal force on the electrons. So Fc is equals to, this is centripetal force is given by m mass of the electron, ve velocity of the electron upon r square. R is the distance of that orbit. Now अब दूसरा फोर्स कौन सा इसके प्ले में आएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स तो है आपका इसके ऑर्बिट की वजह से लग रहा है. अब चार्ज भी तो है इसमें. 11th क्लास में आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं पढ़े थे, लेकिन यहां पे चार्ज है. सो देयर विल बी ए कूलम्ब फोर्स दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स फर्स्ट यूनिट. ओके, सो देयर विल बी ए अनदर फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा क्या चार्ज है? न्यूक्लियस. सो सेकंड इज आर कूलम्ब्स फोर्स विच इज गिवन बाय 1/4πε0 e²/r². अब ई क्यों? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज क्या है? ई. यहां पे हमने we only consider, now there is an assumption in this whole chapter, we are only considering atoms of hydrogen or hydrogen like atoms. So assumption is for hydrogen like atoms ओनली. ठीक है, ये अपनी अजम्पशन है. अब एक फोर्स है, इसको बाहर की तरफ, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है इसको बाहर की तरफ पुश करेगा, F सेंट्रिपिटल. एंड अनदर अट्रैक्टिव फोर्स विच इज कूलम्ब्स फोर्स. अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है. सो इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड. सो वी कैन इक्वेट दीज फोर्सेज. इक्वेट क्यों करेंगे? क्योंकि जो ऑर्बिट है उसमें ना इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ना ऊपर जाता है. दे आर रिवॉल्विंग इन द सेम पाथ. सो दीज फोर्सेज आर इक्वल. वी विल इक्वेट देम. mE/v²/r² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू e²/r². अब इसमें r², ये बच्चा आप बताते भी नहीं, गलती हो रखी. mv²/r, दिस नॉट r², mv²/r होता है. ठीक, अब दोनों को इक्वेट करके लिखते हैं. 1/4πε0 इंटू e²/r, एक r से r कट गया, इज इक्वल्स टू mv²/1, क्योंकि यहां वाला r कट चुका है. अब यहां से हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. निकालने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय 1/2 mv². सो 1/2 mv² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से mv², इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8πε0 इंटू e²/r. ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं. U इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 चार्ज e² अपॉन r. दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी जो हम
डायरेक्ट फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, 1/4πε0 E²/r इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 E/r। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तभी तो टोटल एनर्जी निकले। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? 1/8πε0 E²/r माइनस 1/4πε0 E²/r। ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/8πε0 E²/r इज द टोटल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी टोटल एनर्जी है ये। अब यहां पे नेगेटिव क्यों है? तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स that electrons are having attractive force acting on them by न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ही तो निकाला हमने। और हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। क्या हो अगर जो ये एनर्जी है ये पॉजिटिव हो जाए तो? व्हाट हैपन्स इफ द एनर्जी इज पॉजिटिव? इफ एनर्जी इज पॉजिटिव देन व्हाट विल हैपन? अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। फोर्स रिपल्सिव होने का मतलब एटम स्टेबल नहीं होगा। सो इफ एनर्जी इज पॉजिटिव एटम कांट बी स्टेबल, समझे? तो एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। चलो अभी तो यही करते हैं, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा करेंगे, देन मूविंग टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एज वेल एज बोर मॉडल। अब देखते हैं कल एक वीडियो में कितना हो पाता है, आपको कितना समझ आता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।